अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 9th केमिस्ट्री। अपनी इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ हम इस टर्म इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी समझेंगे, साथ साथ इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड कुछ लॉस को भी देखेंगे। तो आइए कंटिन्यू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझना। स्टूडेंट्स, आप सबको ये टेक्निकल डेफिनेशन लिखी हुई नजर आ भी रही होगी। The branch of chemistry or the study of chemistry which deals with the relationship between electricity and chemical reactions, that is with the conversion of electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy is known as electrochemistry. सादा अल्फाजों में हम इस स्टडी ऑफ केमिस्ट्री में ऐसा कुछ पढ़ते हैं जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं या केमिकल रिएक्शंस खुद प्रोसीड होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ करंट। तो दो ही बातें हमारे सामने हैं, या सादे अल्फाजों में कोई भी केमिकल रिएक्शन करंट प्रोड्यूस करेगा या कोई भी केमिकल रिएक्शन करंट की मौजूदगी में खुद प्रोसीड होगा। अब डेफिनेटली अगर करंट को कंडक्ट करना है या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है किसी भी केमिकल सब्सटेंस को, तो उसमें पोलैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, यानी चार्ज होना बहुत ज़रूरी है। इस बिहाफ पे ऐसी केमिकल सब्सटेंसेस जो पोलर इन नेचर होती हैं, यानी आयनिक कंपाउंड्स अपनी एक्वस फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में, या पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स जो कि एक्वस फॉर्म में मौजूद होते हैं, या उनको भी हम डेफिनेटली मोल्टन स्टेट में ले जा सकते हैं। तो ऐसी तमाम केमिकल सब्सटेंसेस जो अपनी एक्वस और मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड एक छोटी सी गुफ्तगू हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी की थी, पर अब आपको यहाँ समझ आएगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइट्स कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। Electrolyte, the chemical substance which conducts electricity in molten state or through its aqueous solution with chemical change is called an electrolyte. हम सादे अल्फाजों में ये भी कह सकते हैं any chemical substance which conducts electricity in its aqueous and molten form is termed as an electrolyte. ज़्यादातर हमारे पास एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट्स के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस होते हैं एक्वस मीडियम में और फ्यूज्ड स्टेट में। फ्यूज्ड स्टेट का मतलब भी है मोल्टन स्टेट यानी पिघली हुई फॉर्म। आपको एग्जांपल्स नजर आ रही हैं और यहाँ लिखी हुई भी हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये हमारे पास एसिड्स हैं। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास बेस है। सोडियम क्लोराइड एंड कॉपर सल्फेट हमारे पास सॉल्ट्स हैं। तो हम इन्हें अलाइन भी कर लेते हैं। HCl, H2SO4, ये हमारे पास एसिडिक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, और NaOH हमारे पास एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी के साथ साथ सोडियम क्लोराइड एंड कॉपर सल्फेट हमारे पास सॉल्ट्स हैं। अभी इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों होते हैं ये भी देख लें। जब इनके एक्वस मीडियम्स तैयार होते हैं तो ये आयंस बनाते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन का अमल भी शामिल है। H पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन अपनी एक्वस स्टेट में। यहाँ हम AQ लिख सकते हैं, सबस्क्रिप्ट में मैंने ऊपर लिख दिया है सबको एक साथ अलाइन करने के लिए। H2SO4 2H पॉजिटिव बनाता है और सल्फेट -2 चार्ज बनाता है। Na पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड नेगेटिव, यहाँ पे भी Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, यहाँ पे कॉपर +2 और सल्फेट -2। तो ये हमारे पास क्योंकि कैटाइंस और एनाइंस पाए जा रहे हैं, चार्जेस पाए जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का अमल यहाँ पाया जा रहा है, इस बिहाफ पे क्योंकि ये पोलर इन नेचर हैं तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स के तौर पे बिहेव करते हैं अपनी फ्यूज्ड फॉर्म मोल्टन स्टेट में और अपनी एक्वस फॉर्म में। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होते हैं? द केमिकल सब्सटेंस विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और इन एक्वस सोल्यूशन इज कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे हमारे पास ऑयल है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पेट्रोल हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, बेंजीन। तो ज़्यादातर हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दे आर नॉन पोलर इन नेचर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन पोलर इन नेचर। तो अपने नॉन पोलर नेचर रखने की वजह से इनमें कोई पोलैरिटी नहीं पाई जाती, कोई चार्जेस नहीं पाए जाते। इस बिहाफ पे ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ये वो केमिकल्स होते हैं। इसका मतलब हम शॉर्टली ये कह सकते हैं कि एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स ज़्यादातर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। आइए हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिसिस की जानिब, जिसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन भी कहते हैं। जरा गौर से सुनिएगा स्टूडेंट।
इलेक्ट्रोलिसिस को समझने के लिए कुछ बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट को हम समझ चुके हैं। इलेक्ट्रोलाइट वो मीडियम है जिसमें चार्जेस पाए जाएंगे, इसमें कैटाइंस और एनाइंस मौजूद होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद होंगे। इसके साथ साथ हमें एक कंटेनर चाहिए जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाता है या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहलाता है जनरली, वरना अगर इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो खास तौर पे हम उसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहेंगे। जिस सेल में भी इलेक्ट्रोलिसिस होता है उसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमें वायर्स चाहिए होते हैं एक्सटर्नल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, मेटालिक वायर्स होते हैं डेफिनेटली। हमें चाहिए होते हैं प्लेट्स, कंडक्टिंग प्लेट्स, जिन्हें हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। कंडक्टिंग प्लेट्स, इन्हें हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। और साथ में एक डीसी सोर्स चाहिए होती है, यानी वोल्टेज सोर्स चाहिए होती है, जिसे हम कहते हैं बैटरी। बैटरी सेल का मिक्सचर होते हैं बेसिकली, तो हम बैटरी को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। बैटरी के जो स्मॉल बार्स हैं वो नेगेटिव टर्मिनल होते हैं और जो हमारे पास थोड़े लंबे बार्स हैं वो हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं। रिप्रेजेंटेशन का तरीका है बैटरी की है। और सेल को सिंपल इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है जरा गौर से देखिए, आपको एक डायग्राम नजर आ रही होगी। जितनी बातें हमने कही हैं यहाँ मौजूद हैं। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हम इसे मोल्टेन सोडियम क्लोराइड कंसिडर कर लेते हैं। एक्वस कंसिडर ना करने की वजह आपको अपनी जो बड़ी क्लासेस हैं, जो आपके अपर ग्रेड्स हैं, उसमें पता लगेगा। तो ये मोल्टन NaCl है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट, यानी फ्यूज्ड फॉर्म में। यानी ये हमने से हीट करके Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक कर दिया है। तो आप कंसिडर कर लें कि यहाँ Na पॉजिटिव मौजूद है बहुत सारे और यहाँ Cl नेगेटिव मौजूद हैं। ये बैटरी है हमारे पास, बाकायदा यहाँ बैटरी बना दी गई है। इसको हम कंसिडर कर लेते हैं नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल। हमारे पास ये वायर्स हैं, ये बैटरी है हमारे पास, इसे लिख भी देते हैं बैटरी। जैसे ही हम सर्किट कंप्लीट करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं और ये जो प्लेट्स आपको नजर आ रही हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स, मेटालिक प्लेट्स। हमारे पास सोडियम एक कैटाइन है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में, सोडियम आइन, और क्लोराइड एक एनाइन है। अब होता क्या है स्टूडेंट, जरा तवज्जो से सुनिएगा। होता कुछ यूं है कि जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है तो हमें पता है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जितनी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में कैटाइंस हैं वो ऐसी प्लेट की जानिब अटैक करते हैं जहां पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है। तो जिस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है, क्योंकि उस पर कैटाइन अटैक कर रहे हैं और उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो लिहाजा उस नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट को हम कहते हैं कैथोड। अब होता क्या है, होता कुछ यूं है कि जो सोडियम आइंस हैं ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और बनाते हैं सोडियम एटम, यानी +1 चार्ज 0 में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और साथ साथ डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो रहा है। तो इस अमल को हम कहेंगे रिडक्शन। पर इसी के बरक्स क्लोरीन जो है वो नेगेटिव एनाइन है, और क्योंकि नेगेटिव एनाइन है तो पॉजिटिव प्लेट को अटैक करेगा, और जब वो पॉजिटिव प्लेट को अट्रैक्ट करेगा तो उस प्लेट को हम कहेंगे एनोड। उसका मतलब एनाइंस खुद नेगेटिव होते हैं, जिस प्लेट को अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोड को अट्रैक्ट करते हैं, वो पॉजिटिव होती है, इस बिहाफ पर उन्हें एनोड कहा जाता है। अब यहाँ होगा कुछ यूं कि ये 1 मोल क्लोराइड एनाइन 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बनाएगा क्लोरीन एटम। पर क्योंकि क्लोरीन नेचुरली एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, तो लिहाजा ये वेट करेगी एक और क्लोरीन क्लोराइड आइन का कि वो 1 और मोल इलेक्ट्रॉन लूज करे और बनाए क्लोरीन एटम। तो इस तरह हम लिखेंगे कि 2 मोल क्लोराइड आइंस 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे क्लोरीन गैस में।
यानी हमारे पास एनोड पे गैस लिबरेट होगी जिसे हम कहते हैं क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड और सोडियम जमा होना शुरू हो जाएगा कैथोड पे, तो हम कहेंगे सोडियम मेटल इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। अगर आप सबने गौर किया हो तो करंट की मौजूदगी में ये केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हुआ, यानी इलेक्ट्रिसिटी थी, बैटरी ने करंट प्रोवाइड किया तो कैटाइंस कैथोड पे गए, कैटाइंस कैथोड पे गए और एनाइंस एनोड पे गए। यानी अगर ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो ये करंट प्रोसीड और इनिशिएट नहीं होता। इसका मतलब इलेक्ट्रोलिसिस की एक बड़ी सादा सी डेफिनेशन है, वो क्या? वो ये कि ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें कैटाइंस कैथोड की जानिब मूव हों, एनाइंस एनोड की जानिब मूव हों करंट की मौजूदगी में, इस अमल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। और यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, यानी करंट होगा तो केमिकल रिएक्शन होगा, करंट नहीं होगा तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। आइए जरा इलेक्ट्रॉन्स को भी बैलेंस कर लेते हैं जो क्लोरीन ने लूज किए हैं। क्योंकि 2 मोल क्लोराइड 2 मोल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ भी 2 मोल सोडियम आयन उन 2 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे ताकि ओवरऑल इक्वेशन बैलेंस रहे। और 2 मोल सोडियम ही डिपॉजिट होंगे। एक और काम की बात, क्योंकि क्लोराइड ने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है तो इस अमल को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। तो आपको नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस में भी रिडॉक्स रिएक्शन शामिल है, यानी कुछ आयंस कर रहे हैं रिडक्शन और कुछ आयंस कर रहे हैं ऑक्सीडेशन। जो आयंस रिडक्शन कर रहे हैं वो हैं कैटाइंस और रिडक्शन हो रही है हमारे पास कैथोड पे। रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड और कैटाइंस कर रहे हैं रिडक्शन, जबकि एनाइंस जो हैं हमारे पास यानी क्लोराइड आयंस जो हैं ये एनाइंस हैं और ये कर रहे हैं ऑक्सीडेशन। किस पर? एनोड पर। तो इसका मतलब एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे रिडक्शन होती है। ये सारी बातें हमने बहुत तफसील से समझ ली हैं। आइए ज़रा इनकी एक थ्योरेटिकल नॉलेज भी हासिल कर लेते हैं जो कि यहाँ लिखी हुई है। द मूवमेंट ऑफ आयंस या फिर आयॉन्स ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट टूवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स एंड देयर डिपोजिशन और लिबरेशन एज न्यूट्रल स्पीशीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। यही बात हमने आपकी समझाई है बहुत सादे अल्फाजों में कि जब आयंस जो है अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की जानिब मूव हों करंट की मौजूदगी में, डिपॉजिट हों, लिबरेट हों न्यूट्रल स्पीशीज की फॉर्म में, तो इस अमल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन या फिर इलेक्ट्रोलिसिस। साथ साथ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है हम आपको बता चुके हैं। द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज अ डिवाइस which is used to convert electrical energy into chemical energy. A non-spontaneous chemical reaction takes place by the loss or gain of electrons. यानी ये खुद ब खुद नहीं होता, करंट होगा तो केमिकल रिएक्शन होगा, करंट नहीं होगा तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। फिर इलेक्ट्रोलिसिस की बाकायदा से एक डेफिनेशन भी हमने देख ली, द प्रोसेस इन विच कैटाइंस मूव टुवर्ड्स कैथोड एंड एनाइंस मूव टुवर्ड्स एनोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। फिर सोडियम क्लोराइड की यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस की गई है। सोडियम क्लोराइड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। कोई भी आयनिक कंपाउंड जो सॉल्ट है अपनी सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ये अपनी फ्यूज्ड और एक्वस स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। टू मेक इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आइदर फ्यूज और molten state of salt or dissolved in water is used. So there are two ways of doing electrolysis of sodium chloride. We are doing electrolysis of molten sodium chloride, जो कि हम सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट भी आपको बता रहे हैं अराउंड 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, कुछ बुक्स में 801 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिखा है। इट इज ईजी टू प्रिडिक्ट द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइजिंग अ मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट। द सॉल्ट जस्ट स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, जैसे सोडियम मेटल सोडियम आयन बना रहा है, क्लोराइड कन्वर्ट हो रहा है क्लोरीन एटम से, जो एक नॉन मेटल है। इसको हम यहाँ क्लोरीन लिख लेते हैं क्योंकि क्लोरीन एटम क्लोराइड आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज क्लोरीन which is converting into negative ions that are chloride. चलिए ना,
जब ये कैटाइंस और एनाइंस इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में पाए जाएंगे तो हमें नजर आ रहा है कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, बन गया सोडियम मेटल, रिडक्शन की कैथोड पर, ये बात हम पढ़ चुके हैं जब भी तेजी से रिव्यू कर रहे हैं इसका। इसी तरह क्लोराइड ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, क्लोरीन गैस बनाई। इनका ओवरऑल अगर नेट रिएक्शन हम लिखें, मैं यहाँ भी साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होते हैं। तो आपको नजर आ रहा होगा 2 मोल इलेक्ट्रॉन लूज हुए, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2 मोल सोडियम आयन इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं 2 मोल क्लोराइड के साथ और बना रहे हैं सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस। बच्चे यहाँ गलती करते हैं, लिख देते हैं NaCl। ऐसा नहीं करिएगा वरना आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। सोडियम जो है वो कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है, अलग रिएक्शन है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है यहाँ पे, और क्लोरीन जो है वो एनोड पे क्लोरीन गैस लिबरेट हो रही है। ये इक्वेशन आपके सामने लिखी है। The electrolysis of molten sodium chloride show that we get sodium metal at cathode, यही बात हमने आपको समझा दी, and chlorine gas is liberated at anode। यहाँ अब जो हम एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं ये डायरेक्टली आपकी बुक में मौजूद नहीं है, आपके कंटेंट में मौजूद नहीं है, पर ये आपके जो आने वाली क्लासेस हैं, जो आपके अपर ग्रेड्स हैं, उसमें इन टॉपिक्स को बहुत वजाहत से डिस्कस किया गया है। फिलहाल इनके नाम सुन लेंगे और देख लेंगे और हम आपको तफसीली तौर पर बता देंगे कि हमारे पास ये प्रोडक्ट बनते किस तरह हैं और इलेक्ट्रोलिसिस कहाँ कहाँ अप्लाई होती है। आइए देखते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, आपको नजर भी आ रहा होगा, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर और टू प्रिपेयरिंग सोडियम मेटल फ्रॉम मोल्टन सोडियम क्लोराइड यूजिंग डाउन सेल। डाउन सेल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मोल्टन सोडियम क्लोराइड से सोडियम मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है और क्लोरीन गैस अलग की जाती है। It is used to prepare caustic soda which is NaOH sodium hydroxide from aqueous sodium chloride by Nelson cell, ये भी आप पढ़ेंगे। इसे कैसनर कैलनर प्रोसेस में भी इस्तेमाल करते हैं। It is also used to obtain chlorine gas, definitely. It is used to extract the aluminum metal, ये भी आप पढ़ेंगे अपने अपर ग्रेड्स में। It is used in the electro refining of copper, ये भी आप समझेंगे अपने अपर ग्रेड्स में, मोस्टली सेकेंडरी केमिस्ट्री में। Electrolytic cells are used for the electroplating of metals. Electroplating आपके कंटेंट में मौजूद है और ये हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में समझेंगे कि जब कैथोड एक मेटल का बना है और उस पर कोई और मेटल कोट होता है तो ये अमल कहलाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। पर इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं और कौन कौन सी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमारे कोर्स आउटलाइन में मौजूद है, ये हम देखेंगे अपनी अपकमिंग वीडियोस में। आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड कुछ लॉज। इसमें मिस्टर माइकल फेरेडे ने कुछ लॉज जो हैं वो प्रपोज किए हैं, जिसमें फेरेडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आपकी नज़रों के सामने है। बहुत सादा सा लॉ है ये, इसकी स्टेटमेंट पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बात हो रही है। कह रहे हैं द मास ऑफ केमिकल सब्सटेंस कलेक्टेड एट इलेक्ट्रोड्स, वो जो कैटाइंस कैथोड पे डिपॉजिट होते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, या फिर एनाइंस एनोड पे नॉन मेटल की गैसेस फॉर्म में लिबरेट होते हैं, ये आपके पास कलेक्शन है इलेक्ट्रोड्स पे सब्सटेंसेस की ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। तो कह रहे हैं ये जो मास आपके पास किसी भी सब्सटेंस का जो डिपॉजिट हो रहा है, ये लिबरेट हो रही है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द टाइम ऑफ फ्लो ऑफ करंट। मतलब जितना ज़्यादा करंट प्रोवाइड होगा और जितना तेजी से करंट प्रोवाइड होगा, उतनी ज़्यादा केमिकल सब्सटेंसेस डिपॉजिट होंगी और लिबरेट होंगी अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे, यानी कैटाइन कैथोड पे और एनाइन एनोड पे। इसको एक लॉ के तहत ये समझाते हैं, बहुत समझ में आने वाली बात है। जितना करंट पास करेंगे उतना इलेक्ट्रोलिसिस तेजी से होगा और कैटाइंस कैथोड पे मेटल की फॉर्म में अलग हो जाएंगे, एनाइंस एनोड पे नॉन मेटेलिक गैसेस की फॉर्म में लिबरेट हो जाएंगे। W हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, A हमारे पास करंट है इन एम्पेयर्स, यहाँ लिखा हुआ भी है अमाउंट ऑफ करंट इन एम्पेयर्स, करंट का यूनिट एम्पेयर्स होता है। W हमारे पास मास ऑफ सब्सटेंस, एलिमेंट के साथ साथ हम यहाँ सब्सटेंस भी लिख सकते हैं, डिपॉजिटेड या लिबरेटेड, दोनों बातें ही करेक्ट हैं। T हमारे पास टाइम है जो कि सेकंड्स में मेजर किया जाता है। जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी साइन ऑफ इक्वालिटी में कन्वर्ट होगा तो Z आएगा, जो कि कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। ये क्या होता है? ये होता है वेट ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास थ्रू इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, यानी जब 1 कूलम चार्ज पास किया जाता है किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन से, तो जो हमारे पास हर
इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक कांस्टेंट आता है अपना अपना, वो आपके पास कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब ये कूलम्बिक चार्ज क्या होता है ये भी समझ लें। जब 1 एम्पियर ऑफ करंट 1 सेकंड तक पास किया जाता है तो हम कहते हैं ये 1 कूलम्बिक चार्ज है। तो स्टूडेंट्स बहुत सादे अल्फाजों में बात की गई है कि जितना ज़्यादा करंट हम पास करेंगे किसी केमिकल सब्सटेंस को, किसी इलेक्ट्रोलाइट को, उतने ज़्यादा उसके मेटल्स डिपॉजिट होंगे कैथोड पे और नॉन मेटल्स लिबरेट होंगे गैसियस स्टेट में या किसी और स्टेट में एनोड पर। और डेफिनेटली हर उस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का अपना इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होगा, जो कि बेसिकली वेट ऑफ दैट सब्सटेंस है जब एक कूलम्बिक चार्ज जो है वो पास किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन से। और एक कूलम है क्या? जब 1 एम्पियर ऑफ करंट 1 सेकंड तक पास हो। आइए अब कंपैरिजन करते हैं फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का फर्स्ट लॉ से। दोनों ही डेफिनेटली एक ही कंटेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस, पर यहाँ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की बात हो रही है। आइए देखते हैं। द मासेस, वहां था सिर्फ मास ऑफ केमिकल सब्सटेंस जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था करंट की अमाउंट के, पर यहाँ बात की जा रही है मासेस ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। इसका मतलब यहाँ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की बात की जा रही है और डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की डिफरेंट कैटाइंस की बात की जा रही है, एनाइंस की बात की जा रही है। व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ करंट इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड इन सीरीज आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट मासेस। ये एक और नई टर्म आ गई आपके पास, केमिकल इक्विवेलेंट मासेस। कह रहे हैं जब बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को सीरीज में जोड़ दोगे, बराबर बराबर में जोड़ दोगे और उनसे सेम अमाउंट ऑफ करंट पास करेंगे, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। फैराडे फर्स्ट लॉ कहता है अगर कोई सिंगुलर इलेक्ट्रोलाइट है, आपके पास अकेला इलेक्ट्रोलाइट है, उस पर जितना करंट पास करोगे उतना उसके जो सब्सटेंसेस हैं वो डिपॉजिट होंगे अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे। पर फैराडे का सेकंड लॉ कहता है कि अगर आप डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन से सेम क्वांटिटी ऑफ करंट पास करोगे तो जो उनके मासेस हैं वो प्रोपोर्शनल हैं उनके इक्विवेलेंट मासेस के, केमिकल इक्विवेलेंट मासेस के। अब सवाल ये है केमिकल इक्विवेलेंट मासेस हैं क्या? इसका मतलब जिस इलेक्ट्रोलाइट के कंपोनेंट का केमिकल इक्विवेलेंट मास ज्यादा उसकी डिपोजिशन ज्यादा, वो ज्यादा क्वांटिटी में डिपॉजिट होगा, जबकि सेम क्वांटिटी ऑफ करंट तमाम इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन से पास हो रहा होगा। आइए समझते हैं। हमारे पास 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट CuSO4 एंड एल्यूमिनियम नाइट्रेट Al2NO3 थ्राइस। कह रहे हैं कि अगर हम इन तीनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को सीरीज में कनेक्ट कर दें, बराबर बराबर में कनेक्ट कर दें, मैं ऐसे ये छोटे छोटे जार्स बना देता हूँ समझाने के लिए। आप सपोज कर लें मैं डायरेक्ट इनके कैटायंस लिख रहा हूँ, एक में सिल्वर मौजूद है, एक में कॉपर मौजूद है +2 और एक में एल्यूमिनियम मौजूद है +3। ठीक है जनाब। और इनमें इलेक्ट्रोड्स डिप हैं जिन पे नेगेटिव टर्मिनल हमने एक साथ अटैच कर दिए हैं। मैंने अभी इनके एनाइंस नहीं बनाए क्योंकि हम यहाँ सिर्फ कैटायंस का तस्करा कर रहे हैं, आपको समझ आ जाएगी बात। कह रहे हैं द सेम क्वांटिटी ऑफ करंट is passed through them and then the masses of silver, copper and aluminum deposit on their respective electrodes। यानी सिल्वर आयन जो है वो सिल्वर मेटल में कन्वर्ट होगा, कॉपर आयन जो है हमारे पास वो कॉपर मेटल में कन्वर्ट होगा और एल्यूमिनियम आयन जो है हमारे पास +3 चार्ज वाला वो एल्यूमिनियम मेटल में कन्वर्ट होगा। फर्क इतना सा है कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा होगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे होंगे और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे होंगे एल्यूमिनियम के लिए। तो हम दोबारा इस बात को रीड कर रहे हैं, द सेम क्वांटिटी ऑफ करंट इज पास थ्रू देम एंड देन द मासेस ऑफ सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड ऑन देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मासेस। अब सवाल ये इक्विवेलेंट मास निकलता कैसे? बड़ी सारा सी बात है। इक्विवेलेंट मास निकलता है एटॉमिक मास को वैलेंसी से डिवाइड करने से। हमने यहाँ नीचे कैलकुलेट भी किए हैं। सिल्वर का एटॉमिक मास होता है 108, इसकी वैलेंसी +1 है, आपको नजर आ रही है। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज करते हैं वैलेंसी का, तो 108 डिवाइडेड बाय 1 गिव्स यू 108। फिर इक्विवेलेंट मास है कॉपर का 63.5, क्योंकि कॉपर पे चार्ज +2 है तो ये 2 मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो जाएगा, इसका हाफ आंसर आ जाएगा 31.75। और एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27, क्योंकि चार्ज +3 है, वैलेंसी +3 है, तो डेफिनेटली मैग्नीट्यूड 3 से डिवाइड होगा, आंसर आएगा 9।
तो आपको नजर आ रहा है यहाँ सबसे ज्यादा इक्विवेलेंट मास, केमिकल इक्विवेलेंट मास आ रहा है सिल्वर का, सेम क्वांटिटी ऑफ करंट पास करने से, और उसके बाद सबसे कम मास आ रहा है एल्युमिनियम का। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो मेटल डिपॉजिट होगा वो है सिल्वर, और सबसे कम जो मेटल डिपॉजिट होगा सेम क्वांटिटी ऑफ करंट पास करने से वो है एल्युमिनियम। तो सिल्वर की डिपोजिशन मोर है और एल्युमिनियम की डिपोजिशन लेस है। आइए इसे रीड आउट भी कर लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू फेरेडे, इफ एग्जैक्टली 96,500 coulombs of electric charge is passed, then the mass of a substance or an element deposit would equal to their equivalent mass. यहाँ एक और बात भी आपको बताते चलें, वो ये कि मिस्टर माइकल फेरेडे ने जो चार्ज की वैल्यू हमें बताई है 96,500 coulombs, ये बेसिकली 1 फेरेड के इक्वल है। और ये 1 फेरेड है क्या? द क्वांटिटी ऑफ चार्ज विच डिपॉजिट्स और लिबरेट्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड 1 फेरेड। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड ये लॉज बहुत आसानी से समझ आए होंगे। पर अभी इस चैप्टर में बहुत सी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझना बाकी है। मैं मिलता हूँ आपसे अपकमिंग लेक्चर्स में। अंटिल देन, कीप अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लोरिंग केमिस्ट्री।